एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSI नेट सितंबर 2022 के क्वेश्चन के बारे में, जिसको जून 2022 का नाम दिया गया था। इस वीडियो में हम सॉल्व क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है दैट इज फ्रॉम डेवलपमेंटल बायोलॉजी शिफ्ट 1। सो लेट्स प्रोसीड। मेक श्योर मैं इसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन के साथ डील करने में। ओके, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 19। द टेबल बिलो लिस्ट क्लीवेज पैटर्न एंड द नेम ऑफ स्पीसीज। यहाँ पे क्लीवेज पैटर्न कौन से हैं एज वेल एज कौन से क्लीवेज पैटर्न कौन से स्पीसीज में देखे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन करके रखा है। सिंपली आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो क्लीवेज पैटर्न की एक खासियत होती है, जरूरी नहीं है कि आपको सभी स्पीसीज के क्लीवेज पैटर्न आते हों। हाँ, लेकिन अगर 2 मार्क्स में पूछ दिया जाए तब ऑब्वियसली आपको सारे स्पीसीज के क्लीवेज पैटर्न पता होना जरूरी हो जाता है। लेकिन मैच द फॉलोइंग में अगर आपको 1 से 2 भी पता है तो भी आप इजीली कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन जो है दे के रखा है आइसोलेसिथल बाइलेटरल, मेसोलेसिथल रेडियल, सेंट्रोलेसिथल सुपरफिशियल, टेलोलेसिथल डिस्कॉइडल। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है सेंट्रोलेसिथल सुपरफिशियल। सेंट्रोलेसिथल सुपरफिशियल क्लीवेज जो है वो हमें इंसेक्ट में देखने को मिलता है, जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ड्रोसोफिला। तो अगर मैं देखूं तो सी का यहाँ पर फोर्थ मैच हो जाता है। सी का फोर्थ अगर हम देखते हैं तो सिर्फ देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं एम्फीबियंस की बात करती हूँ तो एम्फीबियंस में मेनली जो है मेसोलेसिथल रेडियल क्लीवेज देखा जाता है। तो ये सेकंड कॉमन एग्जांपल था। इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज जो हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम ड्रोसोफिला का डिटेल वर्जन पढ़ते हैं, उसमें भी हमें क्लीवेज पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा जब हम एम्फीबियन डेवलपमेंट यानी फ्रॉग डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो वहां भी हमें क्लीवेज पैटर्न देखने को मिलता है। दैट इज वाई ये 2 टाइप के क्लीवेज पैटर्न काफी कॉमन है जो हमें याद रह जाते हैं। और देखिए यहाँ से अगर मैं बी का 1 लेती हूँ तो बी का 1 यहाँ 2 में है, लेकिन सी के 4 के साथ हमारा बी का 1 भी मैच हो रहा है। यानी कुछ भी करके जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ID 76 वो सही हो जाएगा। बाकी देखिए आइसोलेसिथल बाइलेटरल, आइसोलेसिथल बाइलेटरल हमको देखने को मिलता है ट्यूनिकेट्स में, दैट इज थर्ड ऑप्शन। एंड टेलोलेसिथल डिस्कॉइडल हमें देखने को मिलता है बर्ड्स में। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। देख सकते हैं आपसे टेलोलेसिथल के बारे में पूछा था, सेंट्रोलेसिथल के बारे में, मेसोलेसिथल एंड इसके अलावा इन्होंने पूछा था यहाँ पर आइसोलेसिथल। ठीक है, तो लगभग सारे टाइप ऑफ एग के बारे में और उनके क्लीवेज पैटर्न के बारे में आपसे पूछ लिया था। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बनते रहेंगे, इसीलिए ये चार्ट आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है क्वेश्चन ID 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल म्यूटेंट शो द पैटर्न सेपल पेटल पेटल रिपीटेड सेवरल टाइम्स। ओके, जो एक म्यूटेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ है उसमें जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो है सेपल पेटल पेटल, और आगे नहीं बता के रखा है लेकिन बोला है रिपीटेड सेवरल टाइम। वाइल्ड टाइप की बात करते हैं तो वाइल्ड टाइप में हमको पहले रोल में क्या मिलता है, सेपल मिलता है, दूसरे रोल में पेटल, तीसरे में स्टेमन, फोर्थ में कार्पल। सेपल के लिए क्लास ए जीन रिस्पॉन्सिबल है, पेटल के लिए A+B, स्टेमन के लिए B+C एंड कार्पल के लिए C रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वाइल्ड टाइप सॉरी म्यूटेंट हमको मिला है, म्यूटेंट में क्या हो रहा है, पहले रोल में बोला है कि सेपल ही है, यानी पहले रोल में चुपचाप जो है यहाँ पर ए आराम से एक्सप्रेस कर रहा है। सेकेंड रोल में बोला है पेटल है, यानी A+B भी एक्सप्रेस कर रहा है। थर्ड रोल में इनको फिर से पेटल मिल गया, यानी थर्ड रोल में फिर से A+B एक्सप्रेस कर रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो C है वो एब्सेंट है, राइट। तभी जो है C की जगह पर A आ गया है, बिकॉज A एंड C जो है एक दूसरे के म्यूचुअली एंटागोनिस्ट होते हैं। जहां पर A नहीं वहां C पहुंच जाएगा, जहां C नहीं वहां A पहुंच जाएगा। और फोर्थ इन्होंने रोल के बारे में कुछ कहा नहीं है, बट इतना ही काफी है जानने के लिए कि एक्चुअल में कौन सा जीन में म्यूटेशन हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो C क्लास जीन में म्यूटेशन हुआ है, जिसका एक एग्जाम्पल चला आता है क्या, एगामस, राइट। तो ऑप्शन में था कि कौन सा यहाँ पर जीन जो है वो म्यूटेशन शो कर रहा है जिसकी वजह से हमें ये म्यूटेंट देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है एगामस, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है एपिटाला 1, एपिटाला 3, पिस्टिलाटा। एपिटाला 1 आपके क्लास ए का पार्ट हो जाता है, एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा क्लास बी का पार्ट हो जाता है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो होगा आंसर 1। अगला सवाल है क्वेश्चन ID 76। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द मैमेलियन डेवलपमेंट।
कुछ यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। और ये ऐसा क्वेश्चन था जिसने काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और चैलेंज भी किया गया था, बट समहाउ ये चेंज नहीं हुआ, और जिसके पीछे का रीजन ऑब्वियसली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है जाइगोट इज अ टोटीपोटेंट स्टेम सेल। देखिए स्टेम सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद को सेल्फ रिन्यू करता है, राइट, और अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करता है, और इसके पास एक अपना नीश भी होता है जहां पे ये अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। अब अगर हम जाइगोट की बात करें तो नो आइडिया, जाइगोट इज अ टोटीपोटेंट सेल, बट ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जाइगोट के पास ना ही सेल्फ रिन्यू करने की कैपेबिलिटी है, और ना ही जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे मिलाकर पॉपुलेशन को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी है। और अगर हम किसी भी सेल को स्टेम सेल कहते हैं तो ये दो प्रॉपर्टी उनके पास होना जरूरी हो जाता है। तो नो डाउट जाइगोट जो है ये एक टोटीपोटेंट सेल जरूर है, बट ये स्टेम सेल की कैटेगरी में नहीं आता है, बिकॉज ये स्टेम सेल के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। अगर ये जाइगोट एक जो टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, अगर वो एक बार डिफरेंशिएट हो गए, मतलब कि जाइगोट जब डिवाइड होना शुरू करता है, एक बार डिफरेंशिएट हो गया तो वो वापस से अपने पुराने स्टेट में नहीं आता है, ना ही अपना कोई कॉपी भेजता है वो। तो ना ही सेल्फ रिन्यू देखा जा रहा है, ना ही स्टेम सेल के पॉपुलेशन का मेंटेनेंस देखा जा रहा है, क्योंकि जाइगोट डायरेक्टली जाके डिफरेंशिएट हो जाता है और आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, उस एम्ब्रियो में डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म होते हैं। इसीलिए जाइगोट टोटीपोटेंट सेल तो है, बट टोटीपोटेंट स्टेम सेल नहीं है, एंड दैट इज वाई वी आर रिजेक्टिंग दिस ऑप्शन। अगला, द सेल ऑफ इनर सेल मास आर सेड टू बी प्लूरिपोटेंट, एकदम सही है। आईसीएम प्लूरिपोटेंट का वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल है आईसीएम, दैट इज इनर सेल मास, जो कि बॉडी के मैक्सिमम पार्ट को बनाता है, बट सारे के सारे पार्ट को नहीं बनाता है। जैसे कि आईसीएम जो है वो क्या करता है, आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है, बट ट्रोफोब्लास्ट जो पोर्शन होता है वो नहीं बनाता। ट्रोफोब्लास्ट से आगे चल के जो है प्लेसेंटा बनता है। तो बॉडी में पाए जाने वाले, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे सेल्स जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो कर रहे हैं, बट बॉडी के सारे सेल्स का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे आईसीएम एम्ब्रियो को तो फॉर्म कर देता है, लेकिन प्लेसेंटा फॉर्म नहीं करता है। तो ये तो हो गया टू कि यस इट इज अ प्लूरिपोटेंट सेल। नेक्स्ट है द थ्री रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लाइक OCT4, नैनो, SOX2 हेल्प टू मेंटेन द प्लूरिपोटेंसी ऑफ इनर सेल मास। बिल्कुल सही। OCT4, नैनो, SOX2 जो है, और भी काफी जीन्स हैं, इन्होंने यहाँ 3 दिया है, बट दैट इज नॉट द इशू, हम तीनों को कंसिडर कर सकते हैं, और ये सब जो है प्लूरिपोटेंसी को मेंटेन करते हैं इनर सेल मास के। तो ये अगर देखा जाए तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। लास्ट है CDX2 अप रेगुलेट OCT4 एंड नैनो। मेक श्योर CDX2 और OCT4 के बीच में जो है एंटागोनिस्टिक रिलेशन है, बिकॉज CDX2 अगर ट्रोफोब्लास्ट बनाता है तो OCT4 ICM बनाता है, दोनों में किसी भी टाइप का पॉजिटिव कोरिलेशन है ही नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया ये हो गया फॉल्स। इस हिसाब से देखा जाए तो बी और सी स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, दैट इज सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन ID 30। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है। फर्स्ट, द ट्रांजिएंट राइज इन कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द एग एक्टिवेशन इन मैमल्स। बिल्कुल सही। जब एग का एक्टिवेशन होता है तो उस टाइम पे कैल्शियम का राइज होना जरूरी होता है, बिकॉज कैल्शियम का जब एक्सप्रेशन बढ़ता है तो सेल के एग के अंदर ऐसे बहुत से पाथवे होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं, चाहे वो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना हो, चाहे वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का एक्शन करवाना हो। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, स्पर्म इंड्यूसेस एग एक्टिवेशन एंड डज नॉट इन्वॉल्व कैल्शियम। देखिए स्पर्म एग एक्टिवेशन करवाता है, बट ये कहना कि कैल्शियम इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। चाहे वो स्पर्म का एक्शन हो, चाहे वो एग का एक्शन हो, कैस्केड ऑफ कैल्शियम रिएक्शन वहां देखा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत इन्होंने बोला है। स्पर्म में भी काफी सारे चैनल ओपन होते हैं जिससे कि कैल्शियम की ओपनिंग होती है, इंक्लूडिंग द कैटस्पियर चैनल, जबकि एग में भी सेम ऐसा ही कंडीशन होता है। एग के अंदर भी कैल्शियम का पूरा कैस्केड चलता है जो कि मल्टीपल पाथवे को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट, इन मेनी ऑर्गेनिज्म एग सिक्रीट डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल दैट अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट द स्पर्म। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पर्म को एग तक पहुंचना है, इसके लिए एग बहुत से ऐसे डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल का रिलीज करते हैं, और वो वैरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज टू स्पीसीज। कैपेसिटेटेड मैमेलियन स्पर्म कैन पेनिट्रेट द क्यूमुलस एंड बाइंड टू द जोना पेल्यूसिडा। बिल्कुल सही, इसीलिए तो उसे कैपेसिटेट किया जा रहा है
ताकि वो जोना पेल्यूसिडा एज वेल एज स्टिम्युलस को पेनिट्रेट कर सके और फाइनली जाकर फ्यूजन कर सके। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही थे एक्सक्लूडिंग दी सेकेंड ऑप्शन, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन को हम ऑप्ट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, in which one of the following development event the fate of maternal somatic cell is determined first and then determine the fate of the developing embryo? कौन सा ऐसा यहाँ डेवलपमेंट इवेंट है जिसमें कि मैटरनल सोमैटिक सेल जो है वो पहले डिटरमाइन किया जाता है, उसके बाद जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो का फेट डिटरमाइन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इन एम्फीबियन एम्ब्रियो। इस केस में तो हमें मैटरनल सोमैटिक सेल का डिटर्मिनेशन तो देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, दी स्पेसिफिकेशन ऑफ द डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इन ड्रोसोफिला। यस, इसमें पॉसिबल होता है क्योंकि इसमें मैटरनल सोमैटिक सेल पहले डिटरमाइन हो जाते हैं, उसके बाद डेवलपिंग एम्ब्रियो को फेट मिलता है। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ वल्वर प्रिकर्सर सेल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सी एलिगन। नो। स्पेसिफिकेशन ऑफ अ माइक्रोमियर इन केस ऑफ अ सी आर्चिन। बिल्कुल नहीं। So we can go with the second option. अगला सवाल, ऑप्शन ID 75. In mice, the gene encoding the TBX5 is transcribed in the limb field of forelimb, while the gene encoding the PITX1 are expressed in presumptive hind limb. तो यहाँ पे इन्होंने forelimb के लिए बोला है कि TBX5 एक्शन जरूरी है और PITX के लिए PITX का एक्सप्रेशन जो है वो हाइंड लिम्ब में जरूरी है। ओके, ये सारी बातें यहाँ पे बोल दी गई हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द लिम्ब डेवलपमेंट इन माउस। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं माउस के लिम्ब डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। पहला, लॉस ऑफ TBX5 जीन रिजल्ट इन कंप्लीट फेलियर ऑफ फोरलिम्ब। देखिए, बोला ही गया कि TBX5 की जरूरत होती है फोरलिम्ब को डेवलप करवाने में, तो अगर TBX5 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए या फिर उसका लॉस हो जाए तो ऑफकोर्स फोरलिम्ब का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, hind limb bird growth and initial patterning appear normal when TBX5 is knocked out, although the leg development arrested prematurely. देखिए, ये जो केस दे के रखा है ना, दिस इज अ स्पेशल केस। देखा ये गया था एक्चुअल में कि हाइंड लिम्ब बर्ड ग्रोथ जो है और इनिशियल पैटर्निंग एकदम नॉर्मल हुई जब TBX4 को नॉकआउट किया गया, और लेकिन आगे चल के देखा गया कि जो लेग का डेवलपमेंट है वो प्री मेच्योर तरीके से अरेस्ट हो गया था। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें कि हाइंड लिम्ब में जब TBX5 को नॉकआउट किया गया तो स्टार्टिंग में जो बर्ड का ग्रोथ था और इनिशियल पैटर्निंग था वो ठीक हुआ, क्योंकि बर्ड का ग्रोथ और इनिशियल पैटर्निंग के लिए PITX1 की जरूरत थी। शुरुआत में PITX1 तो प्रेजेंट है, इसीलिए बर्ड भी फॉर्म हो गया और इनिशियल पैटर्निंग भी हो गई, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट के लिए TBX4 की जरूरत है जिसको कि नॉकआउट कर दिया गया है। इसीलिए बर्ड फॉर्मेशन और इनिशियल पैटर्निंग तो ठीक बने, लेकिन उसके बाद का जो लेग डेवलपमेंट है उसमें क्या हो गया, उसमें प्री मेच्योर अरेस्ट हो गया। तो ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, misexpression of PITX1 in forelimb seizes the development of muscle, bones and tendons. तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स दे के रखा है। ऐसा क्यों, देखिए, misexpression of PITX1 in mouse forelimb causes its muscles, bones and tendons to develop into ones that look like those of the hind limb. तो अगर PITX1 में का मिस एक्सप्रेशन होता है माउस के फोरलिम्ब में, तो मसल्स, बोन्स और टेंडन्स जो है इस तरीके से डेवलप होंगे और वो जो है हाइंड लिम्ब के स्ट्रक्चर को शो करेंगे। तो PITX1 जो है यहाँ पर मिस एक्सप्रेस होगा तो मसल्स, बोन, टेंडन्स का भी जो लुक होगा वो हाइंड लिम्ब जैसा ही दिखने लगेगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे डेवलपमेंट सीज हो जाएगा बोन, टेंडन एंड मसल्स का, जो कि क्या है, गलत स्टेटमेंट है। ये आपको जो पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन आपको गिलबर्ट में मिल जाएगा, 12th एडिशन में चेक कर लीजिएगा, एज इट इज दे के रखा है, सारी लाइंस वहीं से पिक की गई हैं। नेक्स्ट, when islet1 is inactivated specifically in the lateral plate of mesoderm, the hind limbs still develop. This is a false statement. तो देखा जाए तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A and B. So we can go with the first option.
अगला सवाल क्वेश्चन आईडी 78। C. elegans embryo uses both autonomous and conditional mode of specification. The following statement of specification of cell lineage are given below. आपको बताना है correct statement कौन सा होगा. First, the signal from the P1 blastomere instruct the EMS cell for its further development. ये statement false है. ऐसा क्यों? आप खुद देखिए, यहाँ पे मैंने आपके सामने डायग्राम रखा है. जब P1 का फॉर्मेशन हो रहा है तो P1 का जो नेबर है वो है AB, ना कि ईएमएस. और जब ईएमएस का फॉर्मेशन हो रहा है सी एलिगन में तो P1 तो कहीं भी नहीं है. तो P1 ब्लास्टोमियर ईएमएस सेल का फेट कैसे डिसाइड करेगा या कैसे उसको डेवलपमेंट के लिए इंस्ट्रक्ट करेगा? होता यह है कि ये P1 ब्लास्टोमियर नहीं, P2 ब्लास्टोमियर इंस्ट्रक्ट करता है ईएमएस को, ताकि ईएमएस जो है वो एमएस और ई में बदल सके. क्योंकि P2 देखिए, P2 ईएमएस के साथ यहाँ पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट रहता है, हेंस P2 ईएमएस को इंस्ट्रक्ट करता है ताकि ईएमएस एमएस और ई में चेंज हो सके. सो इट्स P2 नॉट P1. इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे P1 स्टेटमेंट बोला है. अगला, in the absence of instructive signal the EMS cell will divide into two MS. yes, अगर EMS सेल को इंस्ट्रक्टिव सिग्नल नहीं मिला मेनली फ्रॉम P2 तो EMS जो है P2 के एब्सेंस में दो MS सेल बना लेता है, तब वो E सेल नहीं बना पाता है. EMS का जनरल फेट क्या है कि जब P2 प्रेजेंट रहेगा उसके एसोसिएशन में तो वो एक MS बनाएगा और एक E सेल बनाएगा. लेकिन P2 अगर ना रहे तो वो दोनों के दोनों सेल MS बनाएगा. ये सारे सेल के नाम हैं, ठीक है. तो अगर मैं स्टेम सेल की बात करती हूँ तो स्टेम सेल आपको यहाँ देखने को मिलते हैं P1 से लेकर P4 तक. और इसके अलावा जितने भी सेल होते हैं वो सारे फाउंडर सेल होते हैं, जैसे कि हो गया AB, EMS, MS, E, C, D, ये सब के सब जो है फाउंडर सेल होते हैं. तो EMS की कैपेबिलिटी होती है MS और E में बदलने की जब उसे P2 से इंस्ट्रक्शन मिल रहा होता है. लेकिन जब P2 से इंस्ट्रक्शन ना मिले तो वो दो MS बना लेता है. और यही बातें यहाँ पे बोली गई हैं कि वो दो MS बना लेगा इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्टिव सिग्नल. यस, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ POP1 सिग्नल द प्रोस्पेक्टिव MS सेल कैन टेक अप द E फेट. बिल्कुल सही. जब EMS जो है P2 की प्रेजेंस में MS और E बनाता है तो MS में POP1 एक्सप्रेस होता है, जबकि ई सेल में POP1 का पाथवे एब्सेंट रहता है. इसीलिए ई सेल ई का फेट ले पाता है, जो कि आगे चल के एंडोडर्मल अपना ओरिजिन शो करता है. तो POP1 का एब्सेंस MS सेल को ई बनाता है. अगर आप ई वाले सेल में POP1 को एक्सप्रेस कर देंगे ना तो वो ई सेल MS सेल बन जाएगा. लेकिन ये ई इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें POP1 एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. और यही केस है यहाँ पे. द एब्सेंस ऑफ POP1 सिग्नल द प्रोस्पेक्टिव MS सेल कैन टेक अप द ई फेट. दिस इज ऑल्सो ट्रू. Next, the MOM2 protein from the blastomere neighboring the EMS cell instruct the dividing EMS blastomere to get the fate. This is a false statement. जो EMS सेल होते हैं उसको आगे चल के जो डिवीजन के लिए जो मेनली इंस्ट्रक्शन मिलता है वो P2 से मिलता है, ठीक है. और यहाँ पे MOM2 एंड MOM5 प्रोटीन आपस में काम कर रहे होते हैं, एंड दैट इज वाई ये इंस्ट्रक्शन प्रॉपर ढंग से हो पाता है. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ट्रू है ना वो है B एंड C स्टेटमेंट. सो वी कैन गो विद द सेकेंड वन. अगला सवाल क्वेश्चन आईडी 74. द हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल प्रोलिफरेशन. हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे की मदद से सेल का प्रोलिफरेशन होता है और ये जो है प्रोटीन काइनेज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है. ये प्रोटीन काइनेज MST1/2 हो सकते हैं या फिर LADS 1 या 2 हो सकते हैं. और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर यहाँ पे YAP एंड TAZ हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इवेंट मे बी ऑब्जर्व्ड विथ, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन सपोर्ट प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर. कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे कैंसर का प्रोग्रेशन करवा सकता है? तो देखिए, हिप्पो सिग्नलिंग जब चलेगी तो सेल प्रोलिफरेशन होगा, और अगर ये सेल प्रोलिफरेशन एक्सेस में होने लगे तो दैट विल लीड टू कैंसर. तो हमको ऐसा ही पाथ सर्च करना है. लेट मी टेल यू हिप्पो सिग्नलिंग का पूरा केस क्या होता है. हिप्पो सिग्नलिंग जब एक्टिव होती है तो वो काइनेज को एक्टिवेट करवाती है जो कि होता है LADS.
इस लैट्स की जगह पर MST भी हो सकता है, MST 1 और 2 जो कि क्वेश्चन में देके रखा है। तो हिप्पो सिग्नलिंग जब एक्टिवेट होती है ये लैट्स या MST को एक्टिवेट करती है। ये क्या करते हैं, ये याप पे फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं। फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से याप का यहाँ पर डिग्रेडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से याप जो है न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर पाता और वो टेड फोर से बाइंड नहीं कर पाता। टेड फोर से बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो नहीं हो पाता है। जबकि अगर हिप्पो सिग्नलिंग इनएक्टिव रहती है तो लैट्स या फिर MST जो है ये एक्टिवेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से याप पे कोई फॉस्फेट ऐड नहीं करता है। तो याप जो है ये डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहता है, कोई फॉस्फेट एडेड नहीं है, जिसकी वजह से याप न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, टेड फोर से बाइंड करता है और यहाँ पे CDX2 का एक्टिवेशन करता है एंड सेल प्रोलिफरेशन भी करवाता है। तो अगर यही पाथवे सोचिए हाइपर रेगुलेट हो गया तो ऑब्वियसली दैट विल लीड टू द कैंसर कंडीशन, बिकॉज सेल प्रोलिफरेशन रेगुलेटेड मैनर में होता है तो नॉर्मल है, और अगर एक्सेस हो रहा है तो कैंसर कॉज करेगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन सा है जो कि कैंसर प्रोग्रेशन को जस्टिफाई कर पाए। पहला है एक्टिवेशन ऑफ अ टेड्स बाई फॉस्फोराइलेटेड याप एंड टैज। फॉस्फोराइलेटेड याप और टैज तो ऑब्वियसली टेड को एक्टिवेट नहीं करवाएंगे। मेक श्योर याप हो या फिर टैज हो, ये दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे MST या लैट्स दोनों में से कोई भी काइनेज एट अ टाइम प्रेजेंट हो सकता है, वैसे ही याप या टैज में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है। तो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म तो इनको डिग्रेड करवा देगा ना, तो ऑफकोर्स ये सेल प्रोलिफरेशन तो नहीं करवाएगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ अ याप टैज ऑन फॉस्फोराइलेशन बाय MST एंड लैट्स, दिस इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि अगर काइनेजेस एक्टिवेटेड है तो याप एंड टैज पे फॉस्फोराइलेशन अगर हुआ तो इनका डिग्रेडेशन होगा, तो ऑब्वियसली ये पाथवे तो ये एक्टिवेट नहीं करवा पाएंगे। और मेक श्योर हम इसी पाथवे को एक्टिवेट करवाने के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ अ टेड बाय डीफॉस्फोराइलेटेड याप एंड टैज, यस दिस इज ट्रू। टेड का एक्टिवेशन तभी होता है जब याप या फिर टैज डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, इनएक्टिवेशन ऑफ MST और लैट्स बाय रिप्रेसर, यस देखिए यहाँ पे हिप्पो सिग्नलिंग क्या है, हिप्पो सिग्नलिंग यहाँ पे इनएक्टिव है, जिसकी वजह से लैट्स या MST एक्टिवेट नहीं हुआ है, यानी ये क्या है, ये रिप्रेस है, एंड दैट इज वाई याप जो है डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में बना हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो C और D स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि सेल प्रोलिफरेशन करवाएंगे, वो भी एक्सेस मैनर में, दैट मे लीड टू दी कैंसर कंडीशन। सो आपसे यही पूछा था कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सपोर्ट करेगा कैंसर के प्रोग्रेशन को, इट विल बी C एंड D ऑप्शन। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगला सवाल है ऑप्शन ID 79, द इंट्रैक्शन दैट मेंटेन द पोलैरिटी ड्यूरिंग द प्लेनेरिया रीजनरेशन इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे प्लेनेरिया रीजनरेशन के बारे में कुछ सिग्नलिंग चलती है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करके रखा है। मेक श्योर ERK का एक्सप्रेशन ये वाला एरिया है जो कि ग्रीन कलर का है, पिंक वाला एरिया WNT का है और ये ब्लू वाला एरिया नोटम का है। ERK एंड नोटम का मेन काम होता है हेड पोर्शन को बनाना एंड WNT का मेन काम होता है टेल पोर्शन को बनाना, और ये वाले एरिया में ये दोनों मिलके हेड पोर्शन को बनाते हैं। WNT जहां एक्सप्रेस होता है वहां पे वो ERK को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनहिबिशन फॉर्म में देके रखा है, और जहां पर नोटम प्रेजेंट रहता है वहां पे वो WNT को एक्टिवेट नहीं होने देता है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। When notum expression is knocked out, the anterior facing blastema will still form head. This is false. अभी बताया है कि नोटम हो चाहे ERK हो, दोनों की जरूरत होती है हेड फॉर्म करने में, और अगर आप नोटम को नॉकआउट कर देंगे तो फिर ये जो हेड है वो कैसे फॉर्म होगा, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, when notum is expressed in the posterior and planaria with two head will be formed, बिल्कुल अगर आप टेल एरिया में नोटम को एक्सप्रेस कर दोगे, दैट इज ये है पोस्टीरियर एरिया, ये है एंटीरियर एरिया, तो अगर आप टेल एरिया में नोटम को एक्सप्रेस कर दोगे ना तो वहां भी हेड बनेगा, तो एंटीरियर एरिया में भी हेड, पोस्टीरियर एरिया में भी हेड, इस तरीके से दो हेड बन जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Next, when WNT pathway is blocked, the resulting planaria will have head on both the side. बिल्कुल सही, WNT टेल बना रहा है, और अगर टेल ना बने तो ऑब्वियसली WNT के प्रेजेंट रहने की वजह से ERK यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है,
और अगर आप WNT को ब्लॉक कर देंगे तो ERK यहाँ भी एक्सप्रेस कर देगा, और ERK का फेट है हेड एरिया बनाना यानी एंटीरियर एरिया बनाना, तो यहाँ भी वो हेड बना देगा। तो दोनों ही एंड पे हेड हो जाएंगे अगर वहां पे WNT काम नहीं कर रहा है तो। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ ERK इनहिबिट हेड स्पेसिफिकेशन, नॉट एट ऑल। ERK तो हेड फॉर्मिंग फैक्टर है, तो ERK जो है हेड स्पेसिफिकेशन को इनहिबिट नहीं करेगा। दिस इज फॉल्स। तो बी एंड सी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, दैट इज ऑप्शन ID 314। अगला सवाल, इन द टेबल बिलो कॉलम 1 लिस्ट टर्म रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड कॉलम 2 कंटेन द डिस्क्रिप्शन बट नॉट इन द सीक्वेंस। आपको यहाँ पर प्रॉपर ढंग से कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। अब मेक श्योर अगर मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन नहीं पता है तो कोशिश कीजिए कि जो पता है क्या उसी से हम पहुंच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेंसन नोड एक कॉमन फैक्टर है जो हम जनरली पढ़ते हैं मेनली टेट्रापॉड लिम्फ डेवलपमेंट में। तो हेंसन नोड को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन है द डीलेमाइनेटेड सेल फ्रॉम एपीब्लास्ट फॉर्मिंग आइलैंड homologous to the amphibian blastopore, local thickening of the epiblast formed at the posterior edge of the area of a pellucida and equivalent of dorsal blastopore lip of amphibian embryo. Although Henson node जो है make sure bird में जो Henson node होता है और frog में जो organizer होता है इन दोनों को सेम माना जाता है कि जो फ्रॉग में ऑर्गेनाइजर है वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बर्ड में हेंसन नोड करता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजर के बारे में इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन जैसे कहा जाता है क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। वी नो कि हेंसन नोड इज इक्विवेलेंट टू द ऑर्गेनाइजर दैट इज प्रेजेंट इन द फ्रॉग, बट यहाँ ऑर्गेनाइजर कहीं दिया नहीं है। बट क्या ऑर्गेनाइजर से मिलता जुलता कोई ऑप्शन दिया है, वो है फोर्थ वाला, राइट, कि हेंसन नोड को हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप ऑफ द एम्फीबियन एम्ब्रियो, बिकॉज आगे चल के इसी के डिसेंडेंट्स जो हैं उस एरिया में ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो डी के लिए हम फोर्थ ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अब देखिए डी के लिए फोर्थ यहाँ पे दो ऑप्शन में है, तो थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ यहाँ कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब हमें एक और ऑप्शन अच्छे से ढूंढना पड़ेगा जो कि मैच कर सके हम, वो है प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। अगर आपने गैस्ट्रुलेशन का जो टेबल देके रखा है गिलबर्ट में, अगर वो आप देखेंगे टाइप ऑफ गैस्ट्रुलेशन में, तो हाइपोब्लास्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो डीलेमाइनेटेड सेल के द्वारा हो सकता है। तो ये मैं बी के लिए 1 मार्क कर सकती हूँ। अब बी के लिए 1 मार्क किया जाए तो देखिए यहाँ पर बी का 3 है, यहाँ पे बी का 1 है, तो वी कैन से कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है समहाउ सही होने वाला है। नेक्स्ट सी, दैट इज प्रिमिटिव ग्रूव। प्रिमिटिव ग्रूव के लिए हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है होमोलोगस टू द एम्फीबियन ब्लास्टोपोर। तो प्रिमिटिव ग्रूव होता है वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एम्फीबियन में ब्लास्टोपोर काम करता है। तो ये हो गया सेकंड, और सी का सेकंड भी देखिए यहाँ पर मैच हो गया। अब बच गया एक, दैट फर्स्ट ऑप्शन दैट इज कोलर सिकल, जो कि किसके साथ मैच करता है, इट इज अ लोकल थिकनिंग ऑफ एपीब्लास्ट फॉर्म्ड एट अ पोस्टीरियर एज ऑफ अ एरिया ऑफ अ पेल्यूसिडा। ठीक है, तो ये हो गया ए का थर्ड मैच हो गया। तो कोलर सेल सिकल के बारे में आप पता करके रख सकते हैं डिटेल बेसिस पे। ऑल्दो 3 ऑप्शन भी आपके पास अगर आ गए हैं तो आप फोर्थ को इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। तो वी कैन गो विद द ऑप्शन 307 जो कि हमारा होगा थर्ड ऑप्शन जो कि करेक्ट है।